सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के 8वें पेपर यानी कि शांति शिक्षा के मोस्ट इम्पोर्टेंट अतलकुतरी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 31 से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जो सीरीज के प्रश्न जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी ईयर का आप खोल करके देख लीजिए प्रश्न पत्र, आपको दिखेगा कि ढेर सारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। इसलिए हम राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों को पूरा पढ़ाते हैं आप लोगों को अच्छे से। सारे बहुविकल्पी सारे अतिलघुत्री प्रश्नों को पढ़ा करके खत्म कर देते हैं ताकि जो आपकी तैयारी है आपके सेमेस्टर की वो बहुत अच्छी हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से पार्ट 2। पार्ट 1 तक क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, शांति शिक्षा से क्या अभिप्राय है? तो शांति शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों और दृष्टिकोणों के पोषण पर बल देती है जो प्रकृति और मानव जगत के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, शांति शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति शिक्षा का मार्ग चुनने में सशक्त बनाना, यानी कि अहिंसा जो है उसको बढ़ावा देना। जो हिंसा है इसको इस तरीके से बच्चों को शिक्षा देना, शांति शिक्षा इस तरीके से देना कि बच्चों के अंदर हिंसा के प्रति नफरत हो जाए, आतंकवाद के प्रति नफरत हो जाए, ऐसी चीजें जो वाकई में हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है उनके प्रति बच्चों को अच्छे से जागरूक कर देना कि ये सारे मार्ग आप कभी मत चुनना, क्योंकि इससे क्या होगा, केवल और केवल मानव जाति का अहित ही होगा। तो इस तरीके से बच्चों को शुरू से समझाना कि शांति शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो शायद आज जो इस समय बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे देशों में आतंकवाद खासकर है, ये शायद इतना नहीं होता अगर बच्चों को शुरू से ये शिक्षा दी जाती। क्वेश्चन नंबर 33 है, शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो समुदाय में रहने की आवश्यकता हमारी मानवता के लिए बुनियादी आधार है, इसीलिए दूसरों के साथ सामंजस्य पूर्वक जीने का कौशल विकसित करना शिक्षा के मूल में निहित है। दोस्तों, कोई शहर है, कोई गांव है, कोई कस्बा है, तो सब लोग बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते हैं। तो अगर इकट्ठे रहना है तो उस समुदाय के अनुसार, उस सोसाइटी के अनुसार हमें रहना होगा, चलना होगा, हर चीजें हमें उस तरीके से करनी होंगी और उसी के साथ हमें सामंजस्यपूर्ण व्यवहार भी बना करके चलना होगा। इसीलिए शांति शिक्षा बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमारा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको सारे के सारे 8 के 8 विषयों के नोट्स चाहिए तो यहाँ पर हमें कांटेक्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हाथों से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं हमारे चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, शांति कौशल से क्या अभिप्राय है? तो विद्यार्थियों में ऐसा कौशल या व्यवहार विकसित करना जिससे वह प्रभावी शांति निर्माता बन सके, यही है शांति कौशल से अभिप्राय। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तरदायित्व किसे कहते हैं? तो काम का बीड़ा उठाने और उसे ठीक ढंग से पूरा करने की योग्यता, अपने हिस्से के दायित्व का निर्वाह करने को तैयार रहना उत्तरदायित्व कहलाता है। जैसे कि उत्तरदायित्व अगर हम बात करें, जैसे अगर कोई टीम खेल रही है, उस टीम में 11 मेंबर हैं तो उसका कोई कैप्टन होता है। तो कैप्टन की जिम्मेदारी होती है कि किसको हम पहले बैटिंग करने भेजेंगे, किसको हम कहाँ पर कौन से नंबर पर भेजेंगे, किससे अच्छी फील्डिंग आती है, किसको कहाँ पर किस तरीके से कब किसको बुलाना है जिससे जो हमारी टीम है वो अच्छे से निखर करके आए। तो जो कैप्टन होता है उसका जो उत्तरदायित्व होता है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी काम का बीड़ा उठाना या उसे ठीक ढंग से पूरा करने की योग्यता रखना ही उत्तरदायित्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? तो आलपोर्ट की जो परिभाषा है व्यक्तित्व की वो सर्वमान्य है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है। तो इनकी जो व्यक्तित्व की परिभाषा है, देखिए, व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक है। इसमें मनो तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित होते हैं, यानी कि हमारे मनोवैज्ञानिक गुण भी इसमें आते हैं, हमारे शारीरिक गुण, दोनों प्रकार के गुण इसमें होते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो निखर करके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, आयोजनिक के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? तो व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहारों एवं विचारों को क्रियाशील बनाता है एवं निर्देशित करता है। तो व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहारों एवं विचारों को क्रियाशील बनाता है
एवं निर्देशित करता है। तो जो किसी का जो व्यक्तित्व होता है वो उसके व्यवहार को बताता है। जैसे हम कहते हैं ना, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सहनशील है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बहिर्मुखी है, वो अपनी बातों को खुल करके कह पाता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बातों को खुल करके नहीं कह पाते दूसरों के सामने। वो लिख करके कह देंगे, वो फोन पे कह देंगे, लेकिन अगर वही बात उनको सामने से कहनी हो किसी व्यक्ति को, तो वो चीज वो सामने से नहीं कह पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो उसके व्यवहार में झलकता है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों का उल्लेख करिए। तो व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों में जैविक कारक, वातावरणीय कारक दोनों प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो बच्चा होता है, बच्चे के माता पिता के गुणों का भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है जब वो माता के गर्भ में होता है, और जब वो अपनी माता के गर्भ से बाहर निकलता है, यानी कि जब वो दुनिया में आता है, तो उसके आसपास को जो इन्वायरमेंट उसको मिलता है, जिस प्रकार से उसके घर के बड़े व्यवहार करते हैं, उसके आसपास उसके मित्र व्यवहार करते हैं, वो उसी प्रकार का व्यवहार करना बच्चा सीख जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, वातावरण कितने प्रकार का होता है। तो वातावरण 2 प्रकार का होता है, पहला है आंतरिक वातावरण और दूसरा है बाह्य वातावरण। फिर क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, आंतरिक वातावरण में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो आंतरिक वातावरण में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सारे तत्व आते हैं। अब देखिए इसके बाद है जनसंचार माध्यम क्या है। तो जनसंचार माध्यम में आप लोगों को पता ही है, रेडियो है, दूरदर्शन है, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब जनसंचार के माध्यम हैं, और इनके माध्यम से हमें देश विदेश, अपने आसपास क्या घटनाएं हो रही हैं, ये सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा आज के टाइम पे तो मोबाइल है, जिससे हमें सारी जानकारी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सामाजिक अंतःक्रिया के आधार बताइए। तो सामाजिक अंतःक्रिया के आधार निम्नलिखित हैं। पहला है सहयोग, फिर है प्रतिस्पर्धा, फिर है संघर्ष, फिर है व्यवस्था तथा आत्मीकरण। तो समाज के अंदर अगर आप रह रहे हो, तो जो सामाजिक अंतःक्रिया है, इनके आधारों में सबसे पहले सहयोग आता है। समाज में अगर आप रह रहे हो, अगर आप एक दूसरे का सहयोग नहीं करोगे, तो फिर आप अच्छे से नहीं रह पाओगे, ये अंदर होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि एक दूसरे से आगे निकलने की भी एक अंदर जुनून होना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रतिस्पर्धा करना अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा किसी से प्रतिस्पर्धा आप करोगे तो वो जलन के अंतर्गत आ जाएगा कि आप उस व्यक्ति से जलन रखते हो। तो जो प्रतिस्पर्धा है वो हेल्दी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में होता है, हमारे आपके सभी के जीवन में संघर्ष होता है, कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, क्योंकि हमेशा चीजें समान रूप से नहीं चलती सभी के जीवन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, बालक के व्यक्तित्व निर्माण में कौन कौन से तत्व सहायक है। तो प्रेम, जो बच्चे का व्यक्तित्व होता है उसमें कौन कौन से तत्व हैं सहायक होते हैं उसके व्यक्तित्व के निर्माण में, उसका जो कैरेक्टर है वो किस प्रकार का बनेगा किसी व्यक्ति का। तो प्रेम, सहयोग, करुणा, जिस प्रकार का उसको वातावरण मिलेगा, अगर इस प्रकार का वातावरण मिल रहा है जहां बच्चे को प्रेम मिल रहा है, एक दूसरे की हेल्प मिल रही है, करुणा, उसके प्रति लोगों के अंदर करुणा का भाव है, मैत्री, सहिष्णुता आदि के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इससे बच्चा बहुत अच्छा बनता है अगर इस प्रकार का वातावरण उसको उसके चारों तरफ मिल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, रचनात्मक सोच क्या है। तो रचनात्मक सोच सकारात्मक विचार और क्रियाकलाप को जन्म देती है, जो रचनात्मक सोच होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रभावी संप्रेषण क्या है। आपसी व्यवहार स्वस्थ एवं अच्छा रखने में प्रभावी संप्रेषण अर्थात अपनी बात को अच्छे से प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने पर संबंध स्वस्थ एवं विकास की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, कभी भी कोई भी गलतफहमी हो, आपके मित्र हो, आपका कोई भी हो, प्रियजन हो, तो उससे बैठ करके अच्छे से प्रभावपूर्ण ढंग से आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बातों को कहिए, बहुत ही आराम से कहिए, उसकी बातों को सुनिए। जब आप अपनी बातों को, अपने मन के भावों को सामने से रख दोगे खोल करके अपना हृदय, तो सामने वाला भी अपनी बातें रखेगा, और इस तरीके से जो गलतफहमियां होती हैं वो दूर होती हैं, और दो व्यक्तियों के बीच में प्रभावी संप्रेषण होता है, यानी कि जो विचारों का आदान प्रदान है वो बहुत ही अच्छे से होता है। संप्रेषण का मतलब ही होता है कि दो लोग अपने आपस में विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे की बात को सुन रहा है और फिर सुनने के बाद वह रिप्लाई कर रहा है, यानी कि अपना प्रत्युत्तर दे रहा है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, समस्या समाधान करना क्या है। तो समस्या समाधान करने की कुशलता जीवन को खुशहाल एवं स्वस्थ बनाती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक आदर्श शिक्षक में क्या गुण होते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए
क्योंकि एक शिक्षक में क्या गुण होते हैं, कभी कभी आप लोगों के प्रैक्टिकल में यानी कि आप लोगों के जो आंतरिक मूल्यांकन होता है उसमें पूछ लिया जाता है। चूंकि आप शिक्षक बन रहे हो, अब आप बन ही गए हो समझिए शिक्षक, तो एक आदर्श शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए। तो एक आदर्श शिक्षक की तुलना माली से की जाती है जो बच्चों में ज्ञान और अच्छे संस्कारों के बीज बोता है, ममत्व और करुणा से सींचता है तथा अज्ञानता की खरपतवार को हटाता है। अब मैं अगर मुझे इसका उत्तर देना हो तो मैं किस प्रकार से दूंगी। एक शिक्षक में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो वैल्यू है वो होनी चाहिए, गुण होना है, क्या क्या होना चाहिए कि उसे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उसे अपने विषय का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। और जब उसके अंदर अच्छे से ज्ञान होगा अपने विषय का तो वह अच्छे से बच्चों को ज्ञान तो देगा ही, साथ ही साथ अच्छे संस्कार भी देगा। क्योंकि अगर शिक्षक को अपने विषय का अच्छे से ज्ञान नहीं है तो वो बच्चों को उस विषय को अच्छे से नहीं समझा पाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है, ठीक है, कि शिक्षक को सबसे पहले जिस भी सब्जेक्ट को वो पढ़ाते हैं उसका उनको बहुत अच्छे से ज्ञान हो और बच्चों को संस्कार दे वो अच्छे, ताकि जो बच्चे निकले वो वाकई में आदर्श बच्चे निकले। जैसे आदर्श शिक्षक है वैसे आदर्श बच्चे भी निकले, ठीक है। और ममत्व और करुणा तो आपको रखना ही पड़ेगा अगर आप प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि ये दो चीजें अगर नहीं होंगी तो फिर बच्चे आपसे जुड़ नहीं पाएंगे, और जब बच्चे जुड़ नहीं पाएंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे ठीक से। क्वेश्चन नंबर 48 है, शांति के लिए शिक्षा का मूल लक्ष्य क्या है। तो मूल लक्ष्य है व्यक्तित्व निर्माण एवं उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण, ठीक है। यानी कि जब सभी व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व होगा वो अच्छा होगा और सभी व्यक्ति अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी होंगे तो इससे क्या होगा, शांति अपने आप स्थापित होगी देश में। क्वेश्चन नंबर 49 है, शांति पर बल क्यों दिया जाता है। तो शांति पर बल दूसरों के साथ सोचने विचारने, साझा करने, ख्याल करने, एक दूसरे का सहयोग करने हेतु दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, हिंसा क्या है। जिस कार्य से दूसरों का अहित होता है वह हिंसा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, हिंसा के कितने रूप हैं। तो किसी के साथ मारपीट करना, जान से मारना, धमकी देना, किसी को मानसिक रूप से दुख देना, ये धमकी के अंतर्गत ही आएगा दोस्तों। क्रोध करना, ये सब हिंसा के रूप हैं, ठीक है। मारपीट, जान से मारना, ये सब तो आता ही है, लेकिन अगर आप किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हो, किसी को ब्लैकमेल कर रहे हो, किसी के ऊपर बहुत क्रोध कर रहे हो, तो ये भी एक प्रकार से हिंसा हुआ जिसे हम मानसिक हिंसा कहते हैं, ठीक है। खासकर इस प्रकार की जो हिंसा होती है ये बहुत सारे संस्थाओं में भी होती है, लोगों को मेंटली टॉर्चर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, हिंसा के प्रति महात्मा गांधी के क्या विचार हैं। किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचना या गलत भाव रखना ही हिंसा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं, जब आप छोटे होते हो तो थोड़ा बहुत टीचर आपको दंड दे देते हैं, लेकिन जब आप बड़े होते हो, बड़े क्लास में जाते हो, 9th 10th 11th 12th में, तो अगर टीचर आपको थोड़ा सा भी बोल देते हैं या कुछ आपने अच्छा नहीं किया है, डांट देते हैं सारी क्लास के सामने, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और आप मानसिक रूप से दुखी हो जाते हो। तो ये हिंसा की तरह ही होता है, इस तरीके की चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, संवेदना का आशय स्पष्ट कीजिए। बेहतर जिंदगी और श्रेष्ठ समाज व परिवार के लिए सबसे जरूरी चीज है संवेदना। संवेदना यानी दूसरों की वेदना को खुद महसूस कर पाना, यानी कि दूसरों के दुख को हम जब अपने दुख की तरह समझेंगे तभी हम सच्ची संवेदना किसी के प्रति जाहिर कर पाएंगे, और यह श्रेष्ठ समाज के लिए बहुत जरूरी है। दूसरों के सुख में आप शामिल होइए या ना शामिल होइए, लेकिन दूसरों का अगर दुख है, वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन, आपने उसको बनाया उस व्यक्ति को, तो भी आप उसके दुख में जरूर शामिल होइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है दोस्तों, अपने जीवन में आप लोग याद रखिएगा। एज ए टीचर अगर आप वाकई में एक जागरूक नागरिक हो अपने देश के और एक आदर्श शिक्षक हो आप, तो आपके अंदर ये भावना जरूर होनी चाहिए। किसी के प्रति कितनी भी मन में घृणा है, कितनी भी नफरत है, लेकिन अगर उस व्यक्ति को बहुत दुख पड़ा है तो आप सबसे पहले उसके सामने आकर के खड़े हो जाओ, उसके दुख में जरूर हाथ बटाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं, मीडिया के कितने प्रकार है। तो मीडिया के 3 प्रकार है, लोक संचार माध्यम, जन संचार माध्यम और मुद्रित माध्यम, जिसे हम प्रिंट मीडिया कहते हैं, जो अखबार वगैरह हमारे घरों में आता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ में हुआ था, और कहाँ, गुजरात में, आप लोगों को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, गांधी दर्शन को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा और समाज दर्शन।
क्वेश्चन नंबर 57 पर दोस्तों आते हैं। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है? तो सत्याग्रह का अर्थ है सत्य का आग्रह। वह सत्य शक्ति है, किंतु चूंकि सत्य आत्मा है इसीलिए वह आत्म शक्ति भी है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। अहिंसा से क्या अभिप्राय है? तो अहिंसा दुर्बलों का नहीं वीरों का सिद्धांत है। अहिंसा का अर्थ अत्याचारी के समक्ष आत्मसमर्पण करना नहीं, बल्कि अत्याचारी की इच्छा के विरुद्ध चुनौती देना है, जो कि महात्मा गांधी जी ने किया और देश को आजादी दिलवाई, वो भी अहिंसा के माध्यम से। ये बहुत बड़ी जीत थी और पूरे विश्व को ये सीख थी कि अगर हम अपने पर आ जाएं और अगर हम बल का प्रयोग ना करके सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़, और वो भी शांतिपूर्वक भीड़ का प्रयोग करके हम चाहें तो कितने से कितना बड़ा भी जंग जीत सकते हैं। ये एग्जाम्पल गांधी जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हमारे देश को अहिंसा की तरफ वो ले भी गए और हमारे देश को अहिंसा के माध्यम से ही सन 1947 में उन्होंने हमारे देश को आजादी दिलवाई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो गांधी जी हैं ये सबसे अच्छे अहिंसा के पुजारी भी इनको कहा जाता है। और इनसे हमें यही सीख लेनी चाहिए कि हम आसानी से किसी भी कष्ट से, किसी की हिंसा से उबर सकते हैं। अगर कोई हमारे सामने हिंसा कर रहा है तो हम भी हिंसा पर ना उतर जाएं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है। रॉस के अनुसार दर्शन क्या है? तो दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक दूसरे में निहित हैं। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है, जबकि शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है? तो बच्चों के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी या चौमुखी, यहाँ पर होगा चौमुखी विकास ही क्या है? शिक्षा है। ठीक है, यानी कि जो बच्चा है उसका संपूर्ण विकास हो, उसका शारीरिक विकास भी हो, उसका मानसिक विकास भी हो, और उसके अंदर जो गुण हैं उनको सर्वोत्तम तरीके से बाहर लाया जाए। जैसे कि सभी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई आर्ट बनाने में अच्छा है, कोई बहुत अच्छा सिंगिंग करता है, कोई बहुत अच्छा डांसिंग करता है, कोई बहुत अच्छे से जो फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल होते हैं वो बच्चा बहुत अच्छे से करके दिखाता है। तो इस तरीके से हर बच्चे के अंदर अपना एक अलग अलग टैलेंट होता है और उसको निखारना एक शिक्षक की क्वालिटी है, एक शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और शिक्षक ही अच्छे से उसको कर पाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर यही चीज कही गई कि जो बच्चे हैं जब स्कूल आते हैं तो उनके जो अंदर गुण हैं, जो अच्छे गुण हैं, उनको और अच्छे से निखारना ये शिक्षक का काम है, ताकि ऐसे बच्चे हमारे समाज में आए जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए कुछ करके जाएं। तो ये चीज बताई है महात्मा गांधी जी ने। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास को देखने के लिए। अब लास्ट पार्ट 3 जो है वो हम कल देखेंगे और 3 पार्ट में आपका ये जो पूरा का पूरा लघुत्री है ये कंप्लीट हो जाएगा। और 2 पार्ट में मैंने बहुविकल्पी बताया दोस्तों। तो इंस्टा पर हम लोग को फॉलो कर लीजिए अगर आपने फॉलो नहीं किया अभी तक। और यहाँ पर आप देखिए ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको 8 के 8 विषयों के नोट्स, हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए और ढेर सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे और आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर से बेहतर बनाते रहेंगे हम। और सारे के सारे विषयों के वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, क्योंकि आपके डाउट्स का समाधान करना हमारा काम है। आप लोगों के लिए जितना हो सकता है उतना मेहनत करते हैं दोस्तों। और आप सभी लोगों को ये चीज तो पता ही है कि मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ, तो मेरे पास जो टाइम होता है स्कूल के बाद वो पूरा मैं आप लोगों को देती हूँ ताकि आप लोग की तैयारी मैं और अच्छे से करवा पाऊँ। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।